दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 11वीं कक्षा के अर्थशास्त्र भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का अध्याय 3 उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एक समीक्षा। इस अध्याय में आप उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के विभिन्न पक्षों के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ आप ये भी जानेंगे कि 1991 में भारत में आरंभ की गई सुधार नीतियां कौन कौन सी रही हैं, सुधार नीतियों को आरंभ किए जाने की प्रक्रिया क्या रही है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया और भारत के लिए इसके निहितार्थ क्या रहे और विभिन्न क्षेत्रकों पर सुधार प्रक्रिया के प्रभाव क्या रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय। सबसे पहले भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर के.आर. नारायणन का एक कथन देख लेते हैं। आज के विश्व में आम सहमति है कि केवल आर्थिक विकास ही सब कुछ नहीं है तथा सकल घरेलू उत्पाद ही समाज की प्रगति का एकमात्र अनिवार्य सूचक नहीं है। इसके अलावा भी अन्य कई सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले दोस्तों इस अध्याय का परिचय जानते हैं। पिछले अध्याय में हमने ये पढ़ा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढांचे को अपनाया। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब ये कि जिसमें सार्वजनिक और निजी जो दोनों क्षेत्रों का जो है अस्तित्व रहता है। दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के साथ साथ समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को भी शामिल किया गया और कुछ विद्वानों का तर्क है कि इन वर्षों में इस व्यवस्था के नियमन और नियंत्रण के लिए इतने अधिक नियम कानून बनाए गए कि इससे आर्थिक समृद्धि और विकास की समूची प्रक्रिया रुक गई। अन्य विद्वानों का मत है कि भारत जिसे अपनी विकास यात्रा लगभग गतिहीनता के स्तर से वही आरंभ की थी जो बचत और समृद्धि और विविधतापूर्ण औद्योगिक आधार हैं और जो विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन करता है। साथ ही कृषि उत्पादन की निरंतर वृद्धि द्वारा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो चुकी है। वर्ष 1991 में दोस्तों भारत को विदेशी ऋणों के मामले में संकट का सामना करना पड़ा। सरकार अपने विदेशी ऋण के भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी। सबसे बड़ी बात पेट्रोलियम और आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए सामान्य रूप से रखा जाने वाला जो फॉरेन करेंसी का रिजर्व था 15 दिनों के लिए आवश्यक आयात का भुगतान करने योग्य भी नहीं बचा था और इस संकट को आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि ने और भी गहन बना दिया था। इन सभी कारणों से दोस्तों सरकार ने कुछ नई नीतियों को अपनाया और इसने हमारी विकास रणनीतियों की संपूर्ण दिशा को बदल दिया। ये कौन कौन सी रणनीतियाँ थीं इनके बारे में हम इस अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। आइए बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं। दोस्तों इस वित्तीय संकट का वास्तविक उद्गम स्रोत 1980 के दशक में अर्थव्यवस्था में अकुशल प्रबंधन था। सामान्य प्रशासन चलाने और अपनी विभिन्न नीतियों के क्रियान्वयन के लिए सरकार करों और सार्वजनिक उद्यम आदि के माध्यम से फंड जुटाती है। जब व्यय आय से अधिक हो तो सरकार बैंकों, जनसामान्य और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से उधार लेने को बाध्य हो जाती है। इस प्रकार वह अपने घाटे को वित्तीय प्रबंधन कर लेती है। कच्चे तेल आदि के आयात के लिए हमें डॉलर में भुगतान यानी विदेशी मुद्रा में भुगतान करना पड़ता है और ये डॉलर हम अपने उत्पादन के निर्यात द्वारा प्राप्त करते हैं। इस अवधि में सरकार की विकास नीतियों की आवश्यकता रही क्योंकि राजस्व कम होने पर भी बेरोजगारी, गरीबी और जनसंख्या विस्फोट के कारण सरकार अपने राजस्व से अधिक खर्च करना पड़ता था। यही नहीं, सरकार द्वारा चलाए गए जो कार्यक्रम थे सामाजिक जो कुल मिलाकर सामाजिक उत्थान के लिए या लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे थे उस पर बहुत अधिक खर्च हो रहा था और उसके कारण भी अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई। जब सरकार को प्रतिरक्षा और सामाजिक क्षेत्रों पर अपने संसाधनों का एक बड़ा अंश खर्च करना पड़ रहा था और ये स्पष्ट था कि उन क्षेत्रों से किसी शीघ्र प्रतिफल की संभावना नहीं थी। इसकी आवश्यकता थी कि सरकार अपने बचे हुए राजस्व का बहुत ही सोच विचार प्रयोग करे और बढ़ते हुए खर्चों की पूर्ति के लिए सार्वजनिक उद्यमों से भी अधिक आय अर्जित नहीं हो पा रही थी।
कई बार तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और अन्य देशों से उधार ली गई विदेशी मुद्रा को उपभोग कार्यों पर ही खर्च कर दिया गया। दोस्तों, इस प्रकार के अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करने का न तो कोई प्रयास किया गया और न ही निरंतर बढ़ते आयात के लिए वित्त जुटाने की दृष्टि से निर्यात संवर्धन पर ही पर्याप्त धन खर्च किया गया। दोस्तों, 1980 के दशक के अंत तक सरकार का व्यय उसके राजस्व से इतना अधिक हो गया कि ऋण द्वारा व्यय धारण क्षमता से अधिक माना जाने लगा। अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ने लगीं। आयात की वृद्धि इतनी तीव्र रही कि निर्यात की समृद्धि से कोई तालमेल नहीं हो पा रहा था। जैसा कि हमने पहले भी कहा है, विदेशी मुद्रा के सुरक्षित भंडार इतने कम हो गए थे दोस्तों कि देश की 2 सप्ताह की आयात आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते थे और अंतर्राष्ट्रीय उधारदाताओं की ब्याज चुकाने के लिए भारत सरकार के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं बची थी। इतना ही नहीं, कोई देश या अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भी भारत में निवेश नहीं करना चाहता था। तो ऐसी स्थिति में क्या किया गया दोस्तों? उस स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक जो कि IBRD, जिसे सामान्यतः वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक कहा जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का दरवाजा खटखटाया। उसने देश को $7 बिलियन का ऋण उस समय का उस संकट का सामना करने के लिए मिला, किंतु उस ऋण को पाने के लिए इन संस्थाओं ने भारत सरकार पर कुछ शर्तें लगाई, जैसे सरकार उदारीकरण करेगी, दूसरी बात निजी क्षेत्र पर लगे प्रतिबंधों को हटाएगी और अनेक क्षेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप कम करेगी, और ये भी अपेक्षा की गई कि भारत और अन्य देशों के बीच विदेशी व्यापार पर लगे प्रतिबंध भी हटाए जाएंगे। भारत ने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ये शर्तें मान ली और नई आर्थिक नीति की घोषणा की, और इस नई आर्थिक नीति में व्यापक आर्थिक सुधारों को शामिल किया गया। इन समस्त नीतियों का उद्देश्य दोस्तों अर्थव्यवस्था में अधिक से अधिक स्पर्धापूर्ण व्यावसायिक वातावरण की रचना करना और फर्मों के व्यापार में प्रवेश करने, उनकी समृद्धि में आने वाली बाधाओं को दूर करना था। और इन नीतियों को 2 उपसमूहों में विभाजित किया जा सकता है, एक तो अस्थायित्वकारी उपाय और संरचनात्मक सुधार के उपाय। अस्थायित्वकारी उपाय अल्पकालिक होते हैं, जिनका उद्देश्य भुगतान संतुलन में आई कुछ त्रुटियों को दूर करना और मुद्रास्फीति का नियंत्रण करना था। सरल शब्दों में इसका अर्थ पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखना और बढ़ती हुई कीमतों पर अंकुश रखने की आवश्यकता थी। दूसरी ओर संरचनात्मक सुधार वे दीर्घकालिक उपाय हैं, जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की कुशलता को सुधारना और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की अनम्यताओं को दूर कर भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा क्षमता को संवर्धित करना है। इस दृष्टि से भारत ने अनेक नीतियां प्रारंभ की और दोस्तों इन नीतियों में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण हैं। सबसे पहले हम उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन के बारे में जानेंगे। दोस्तों, हमने प्रारंभ में चर्चा की है कि आर्थिक गतिविधियों को नियमन के लिए बनाए गए नियम कानून ही समृद्धि और विकास के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बन गए। उदारीकरण इन्हीं प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की या लिबरल करने की नीति थी। वैसे तो औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली, आयात निर्यात नीति, तकनीकी उन्नयन, राजकोषीय और विदेशी निवेश नीतियों में उदारीकरण 1980 के दशक में भी आरंभ किए गए, लेकिन 1991 में आरंभ की गई सुधारवादी नीतियां कहीं अधिक व्यापक थीं। कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जो सुधार किए गए उनमें औद्योगिक क्षेत्रक, वित्तीय क्षेत्रक, कर सुधार, विदेशी विनिमय बाजार, व्यापार तथा निवेश क्षेत्रक, जिन पर 1991 में और 1991 के बाद से विशेष ध्यान दिया गया। दोस्तों देखिए, औद्योगिक क्षेत्र का विनियमीकरण क्या किया गया? तो भारत में नियमन प्रणालियों को अनेक प्रकार से लागू किया गया था। सबसे पहले औद्योगिक लाइसेंस की व्यवस्था थी, जिसमें उद्यमी को एक फर्म स्थापित करने, बंद करने या उत्पादन की मात्रा का निर्धारण करने के लिए किसी न किसी सरकारी अधिकारी की अनुमति प्राप्त करनी होती थी। दूसरा ये कि अनेक उद्योगों में तो निजी उद्यमियों को प्रवेश ही नहीं मिलता था, और तीसरा ये कि कुछ वस्तुओं का उत्पादन केवल लघु उद्योग ही कर सकते थे। सभी निजी उद्यमियों को कुछ औद्योगिक उत्पादों की कीमतों के निर्धारण और वितरण के बारे में भी अनेक नियंत्रणों का पालन करना पड़ता था। तो काफ़ी ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र में कई सारी जो हैं रोक और पाबंदियां थीं। लेकिन 1991 के बाद जो सुधार नीतियां आरंभ हुई, इनमें अनेक प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया।
एल्कोहल, सिगरेट, जोखिम भरे रसायन, औद्योगिक विस्फोटक, इलेक्ट्रॉनिकी, विमानन और औषधि भेषज, इन 6 उत्पाद श्रेणियों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और अब सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों में भी केवल कुछ मुख्य गतिविधियां जैसे परमाणु ऊर्जा उत्पादन और रेल परिवहन ही बचे हैं। लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित अधिकांश वस्तुएं अब अनारक्षित श्रेणी में आ गई हैं और अनेक उद्योगों में अब बाजार की कीमतों के निर्धारण की अनुमति मिल गई है। औद्योगिक क्षेत्र के विनियमीकरण के बाद वित्तीय क्षेत्र में सुधार किए गए। वित्त के क्षेत्र में व्यावसायिक और निवेश बैंक, स्टॉक एक्सचेंज और विदेशी मुद्रा बाजार जैसी वित्तीय संस्थाएं शामिल हैं। भारत में वित्तीय क्षेत्र का नियमन रिजर्व बैंक का दायित्व है और भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न नियम और कसौटियों के माध्यम से ही बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के कार्यों का नियमन होता है। रिजर्व बैंक ही तय करता है कि कोई बैंक अपने पास कितनी मुद्रा रख सकता है, यही ब्याज की दरों को नियत करता है और विभिन्न क्षेत्रकों को उधार देने की प्रकृति इत्यादि को भी यही तय करता है। दोस्तों, वित्तीय क्षेत्रक सुधार नीतियों का एक प्रमुख उद्देश्य ये है कि रिजर्व बैंक को इस क्षेत्रक के नियंत्रक की भूमिका से हटाकर उसे इस क्षेत्रक के एक सहायक की भूमिका तक सीमित कर दिया गया। इसका अर्थ है कि वित्तीय क्षेत्रक रिजर्व बैंक से सलाह किए बिना ही कई मामलों में अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र हो गया। सुधार नीतियों ने वित्तीय क्षेत्र में भारतीय और विदेशी निजी बैंकों का पदार्पण करने का अवसर दिया। बैंकों की पूंजी में विदेशी भागीदारी की सीमा 74% कर दी गई और कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करने वाले बैंक अब रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना ही नई शाखाएं खोल सकते थे और पुरानी शाखाओं के जाल को अधिक युक्तिसंगत बना सकते थे। दोस्तों, बैंकों को अब देश विदेश और अधिक संसाधन जुटाने की अनुमति है, पर खाता धारकों और देश के हितों की रक्षा के उद्देश्य से कुछ नियंत्रक शक्ति यानी कंट्रोलिंग पावर अभी भी रिजर्व बैंक के पास हैं। देखा जाए तो विदेशी निवेश संस्थाओं जैसे एफआईआई और व्यापारी बैंक, म्यूचुअल फंड और पेंशन कोष आदि को अब भारतीय वित्तीय बाजारों में निवेश की अनुमति मिल गई है। तीसरी चीज, जो कर व्यवस्था में सुधार की बात की गई, तो इन सुधारों का संबंध सरकार की टैक्सेशन और जो पब्लिक एक्सपेंडिचर की पॉलिसी थी उस है, जिन्हें सामूहिक रूप से राजकोषीय नीतियां कहा जाता है। कर आप जानते हैं 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो प्रत्यक्ष कर व्यक्तियों की आय और दोस्तों व्यावसायिक उद्यमों के लाभ पर लगाए जाते हैं। 1991 के बाद से व्यक्तिगत आय पर लगाए गए करों की दरों में निरंतर कमी की गई है। इसके पीछे मुख्य धारणा ये थी कि उच्च स्तर के दरों के कारण ही कर वंचन होता है। अब यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि करों की दरें अधिक ऊंची नहीं हों तो बचतों को बढ़ावा मिलता है और लोग स्वेच्छा से अपनी आय का विवरण दे देते हैं। निगम कर की दर जो पहले बहुत अधिक थी, धीरे धीरे कम कर दी गई। दोस्तों, अप्रत्यक्ष करों में भी सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए कर, ताकि सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक साझा राष्ट्रीय स्तर के बाजार की रचना हो। वर्ष 2016 में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत और सरल बनाने के लिए भारतीय संसद द्वारा वस्तु और सेवा कर अधिनियम पारित किया गया है और ये कानून 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। इसके द्वारा सरकार को अतिरिक्त आय प्राप्त होने और कर वंचन कम होने और एक राष्ट्र एक टैक्स एक बाजार का निर्माण करने की आशा है। करदाताओं के द्वारा नियम पालन को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है, साथ ही कर की दरों में भी पर्याप्त रूप से कमी की गई है। अगला जो मुद्दा है दोस्तों, विदेशी विनिमय सुधार। देखिए, विदेशी क्षेत्र में पहला सुधार विदेशी विनिमय बाजार में किया गया। 1991 में भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ जो पेमेंट, इसकी समस्या के तात्कालिक निदान के लिए अन्य देशों की मुद्रा को तुलना में इसका अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया गया और इसके अलावा दोस्तों इसमें देश में विदेशी मुद्रा के आगमन में वृद्धि हुई। इसके अंतर्गत विदेशी विनिमय बाजार में मूल्य के रुपए में मूल्य निर्धारण को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने की पहल की गई। अब तो प्राय बाजार ही विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के आधार पर विनिमय दरों को निर्धारित कर रहा है। इसके अलावा एक और प्रयास किया गया है व्यापार और निवेश नीति के अंतर्गत। तो दोस्तों, व्यापार और निवेश नीति में या इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में सुधार किया गया और विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापार और निवेश व्यवस्थाओं का उदारीकरण प्रारंभ किया गया
और इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य स्थानीय उद्योगों की कार्यकुशलता को सुधारना और उन्हें आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना था। भारत आंतरिक उद्योगों के संरक्षण के लिए आयात के परिमाण को सीमित रखने की नीतियां अपना रहा था। इसके लिए दोस्तों आयात पर कड़े नियंत्रण और उच्च प्रशुल्कों का प्रयोग होता था। ये नीतियां कुशलता और स्पर्धा क्षमता को कम करती थीं, जिससे कि देश में विनिर्माण उद्योगों की समृद्धि दर कम हुई। और व्यापार नीतियों में क्या क्या सुधार किए गए, तो एक तो आयात और निर्यात पर परिमाणात्मक प्रतिबंध की समाप्ति की गई, प्रशुल्क दरों में कटौती और आयातों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया की समाप्ति। इसके अलावा हानिकारक और पर्यावरण संवेदी उद्योगों के उत्पादों को छोड़ अन्य सभी उत्पादों से आयात लाइसेंस व्यवस्था समाप्त कर दी गई। और अप्रैल 2001 से कृषि पदार्थों और औद्योगिक उपभोक्ता पदार्थों के आयात भी मात्रात्मक प्रतिबंध से मुक्त कर दिए गए। भारतीय वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्पर्धा शक्ति बढ़ाने के लिए उन्हें निर्यात शुल्क से मुक्त कर दिया गया है। दोस्तों नवरत्न और सार्वजनिक उद्यम नीतियां क्या हैं, आइए जानते। दोस्तों आपने बचपन में सम्राट विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्नों के विषय में पढ़ा होगा, जो कला साहित्य और विद्वता के क्षेत्र में गणमान्य विशिष्ट जन थे। नव उदार वातावरण में दोस्तों सार्वजनिक उपक्रमों की कुशलता बढ़ाने, उनके प्रबंधन में व्यवसायीकरण लाने और स्पर्धा यानी कंपटीशन में प्रभावी सुधार लाने के लिए सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का चयन करके उन्हें महारत्न, नवरत्न और लघु रत्न घोषित किया। उन्हें कंपनी के कुशलतापूर्वक संचालन और लाभ में वृद्धि के लिए प्रबंधन और संचालन कार्यों में अधिक स्वायत्तता दी गई। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को भिन्न पद प्रदान किए गए हैं। दोस्तों महारत्न कंपनी, इसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड शामिल हैं। इसके अलावा नवरत्न कंपनियों में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और महानगर टेलीफोन लिमिटेड, लघु रत्न में भारत संचार निगम लिमिटेड, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यह कि लाभ अर्जित कर रहे अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना पहली बार 1950 और 60 के दशक में उस समय की गई थी, जब सभी सार्वजनिक नीतियां आत्मनिर्भरता के विचार से प्रेरित थीं। और इनकी स्थापना का उद्देश्य आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन करना, ताकि जन सामान्य तक उनका गुणवत्तापूर्ण और उत्पादन नाम मात्र पर लागत पर पहुँचाया जाए। और इस प्रकार इन कंपनियों के सभी पड़धारियों के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। दोस्तों इस नाम के अलंकरण के बाद से इन कंपनियों के निष्पादन या कार्य निष्पादन में सुधार आया है। विद्वानों का कहना है कि सार्वजनिक उपक्रमों के प्रसार का बढ़ावा देकर इन्हें विश्व स्तरीय निकाय बनाने में सरकार ने विनिवेश द्वारा आंशिक रूप से इनका निजीकरण कर दिया है। कुछ समय पहले सरकार ने इन्हें सार्वजनिक स्वामित्व में ही रखने का निर्णय किया है और उन्हें वित्तीय बाजार से स्वयं संसाधन जुटाने और विश्व बाजारों में अपना विस्तार करने योग्य बनाया है। दोस्तों आइए जानते हैं निजीकरण के बारे में। अब उदारीकरण के बाद दोस्तों निजीकरण का मतलब, प्राइवेटाइजेशन का मतलब किसी सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग किया जाना है। सरकारी कंपनियां निजी क्षेत्र की कंपनियों में दो प्रकार परिवर्तित हो रही हैं। पहला तो सरकार का सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व और प्रबंधन से बाहर होना, और दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सीधे बेच दिया जाना। तो किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों द्वारा जनसामान्य को इक्विटी की बिक्री के माध्यम से निजीकरण को विनिवेश कहा जाता है, और सरकार के अनुसार इस प्रकार की बिक्री का मुख्य ध्येय वित्तीय अनुशासन बढ़ाना और आधुनिकीकरण की सहायता देना है। ये भी अपेक्षा की गई थी कि निजी पूंजी और प्रबंधन क्षमताओं का उपयोग इन सार्वजनिक उद्यमों के निष्पादन को सुधारने में प्रभावोत्पादक सिद्ध होगा, और सरकार को ये आशा थी कि निजीकरण से जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है FDI, ये जो है बढ़ेगा। सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों को प्रबंधकीय निर्णयों में स्वायत्तता प्रदान करके उसकी कार्यकुशलता को सुधारने का प्रयास किया। जैसे महारत्न, नवरत्न और लघुरत्न का विशेष दर्जा उनके स्वायत्तता और स्वयं के प्रबंधन के लिए दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों देखिए, वैश्वीकरण जानने से पहले एक विश्व स्तरीय पद छाप क्या है, इसके बारे में जानते हैं।
दोस्तों वैश्वीकरण के कारण अब अनेक भारतीय कंपनियां विदेशों में अपने पैर फैलाने लगी हैं। जैसे ओएनजीसी विदेश भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की एक सहायक तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड है, जो तेल और गैस की खोज में लगी हुई है और 16 देशों में इसकी उत्पादन परियोजनाएं हैं। टाटा स्टील 1907 में स्थापित एक निजी कंपनी है जो 26 देशों में कार्यरत है। 50 देशों में अपने उत्पादों को बेचने के लिए दुनिया की शीर्ष 10 वैश्विक स्टील कंपनियों में से एक है। यह अन्य देशों में लगभग 50,000 लोगों को रोजगार देती है। HCL टेक्नोलॉजी भारत में शीर्ष 5 आईटी कंपनियों में से एक है, जिसके 31 देशों में कार्यालय हैं और लगभग 15,000 व्यक्ति विदेशों में कार्यरत हैं। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी शुरू में बड़ी भारतीय कंपनियों को दवा के सामान आपूर्ति करने के लिए एक छोटी सी कंपनी थी और आज इसके दुनिया भर में विनिर्माण संयंत्र और अनुसंधान केंद्र हैं। दोस्तों उदारीकरण और निजीकरण के बाद वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन के बारे में जानते हैं। इसको भूमंडलीकरण भी कहा जाता है। दोस्तों वैश्वीकरण किसी अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के रूप में जाना जाता है। ये एक जटिल परिघटना है। दोस्तों वैश्वीकरण उन सभी नीतियों का परिणाम है जिसका उद्देश्य है कि विश्व को परस्पर निर्भर और अधिक एकीकृत करना। इसके अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक सीमाओं के अतिक्रमण की गतिविधियों और नेटवर्क का सृजन होता है। वैश्वीकरण ऐसे संपर्क सूत्रों की रचना का प्रयास है जिससे मीलों दूर हो रही घटनाओं के प्रभाव भारत के घटनाक्रम पर भी स्पष्ट दिखाई देने लगे। यह समग्र विश्व को एक बनाने या सीमा मुक्त विश्व की रचना करने का प्रयास है। बाह्य प्रापण क्या है? दोस्तों देखिए, वैश्वीकरण की प्रक्रिया का यह एक विशिष्ट परिणाम है। इसमें कंपनियां किसी बाहरी स्रोत या संस्था से नियमित सेवाएं प्राप्त करती हैं जिन्हें पहले देश के भीतर ही प्रदान किया जाता था, जैसे कानूनी सलाह, कंप्यूटर सेवा, विज्ञापन सुरक्षा आदि। संचार के माध्यमों से आई क्रांति, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार ने अब इन सेवाओं को एक विशिष्ट आर्थिक गतिविधि का स्वरूप दिया है। इस कारण विदेशों से इन सेवाओं को प्राप्त करने बाह्य प्रापण की या आउटसोर्सिंग की प्रवृत्ति बहुत तेज हो गई है। अब तो ध्वनि आधारित व्यावसायिक प्रक्रिया, प्रतिपादन, अभिलेखांकन, लेखांकन और बैंक सेवाएं, संगीत की रिकॉर्डिंग, फिल्म संपादन, पुस्तक शब्दांकन, चिकित्सा संबंधी परामर्श और यहाँ तक कि शिक्षण कार्य भी बाह्य स्रोतों के सुपुर्द किया जाने लगा है। अनेक विकसित देशों की कंपनियां भारत की छोटी छोटी संस्थाओं से ये सेवाएं प्राप्त कर रही हैं। आधुनिक संचार साधनों का विकास हुआ है। इसमें इंटरनेट से इन सेवाओं से जुड़ी रचनाओं, ध्वनियों और दृश्यों की जानकारी को तुरंत 0 से 9 तक की संख्याओं में परिवर्तित करके क्या हुआ है, बल्कि महाद्वीपों तक बाहर प्रसारित किया जाता है। अब तो अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां या मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ अनेक छोटी बड़ी कंपनियां भारत से ये सेवाएं प्राप्त करने लगी हैं, क्योंकि भारत में इस तरह के कार्य बहुत कम लागत में और उचित रूप से निष्पादित हो जाते हैं। भारत में मजदूरी की छोटी कम दरें हैं, कुशल श्रम शक्ति है और सुधार के बाद इसे विश्व स्तरीय आउटसोर्सिंग का गंतव्य बना दिया गया है। एक संस्था देखिए दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन या WTO के बारे में जानते हैं। दोस्तों व्यापार और सीमा शुल्क महासंधि, जिसको कि गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ कहा जाता है, इसके बाद विश्व व्यापार संगठन का गठन 1995 में किया गया और इस महासंधि की रचना विश्व व्यापार प्रशासक के रूप में 23 देशों ने मिलकर 1948 में की थी। उसका ध्येय सभी देशों को विश्व व्यापार में समान अवसर सुलभ कराना था और विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य ऐसे नियम आधारित व्यवस्था की स्थापना करना है जिसमें कोई देश मनमाने ढंग से व्यापार के मार्ग में बाधाएं खड़ी न कर पाए। साथ ही इसका ध्येय सेवाओं के सृजन और व्यापार को प्रोत्साहन देना भी है, ताकि विश्व के संसाधनों का इष्टतम स्तर पर प्रयोग हो सके और पर्यावरण का भी संरक्षण हो सके। विश्व व्यापार संगठन की संधियों में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए इसमें वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं के विनिमय को भी स्थान दिया गया है। ऐसा सभी सदस्य देशों के प्रशुल्क और अप्रशुल्क अवरोधकों को हटाकर और अपने बाजारों को सदस्य देशों के लिए खोलकर किया गया है। दोस्तों भारत विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का एक सदस्य है, आप जानते हैं, और विश्व व्यापार संगठन के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में भारत विकासशील विश्व के हितों का संरक्षण करते हुए
न्यायपूर्ण विश्व स्तरीय व्यापार व्यवस्था के नियमों और सुरक्षात्मक व्यवस्था की रचना में सक्रिय भागीदार रहा है। भारत ने व्यापार के उदारीकरण की अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखा है। इसके लिए उसने आयात पर से अनेक परिमाणात्मक प्रतिबंध हटाए हैं और प्रशुल्क दरों को बहुत कम किया है। कुछ विद्वानों को आशंका है कि विश्व व्यापार संगठन में भारत की सदस्यता का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि विश्व व्यापार का अधिकांश भाग विकसित देशों के बीच ही होता है। उनका ये भी मानना है कि विकसित देश अपने देशों में जहां कृषि सहायकी या एग्रीकल्चर सब्सिडी दिए जाने को लेकर शिकायत करते हैं, वहीं विकासशील देश अपने बाजारों को विकसित देशों के लिए खोले जाने को मजबूर करने को लेकर छला हुआ महसूस करते हैं। वे देश विकासशील देशों को अपने बाजारों में किसी न किसी बहाने प्रवेश करने से रोकने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का भारत के निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान है। दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन गरीब देशों के छलने की व्यवस्था मात्र है, ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है। आइए देखते हैं सुधारकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था की समीक्षा। दोस्तों, सुधार कार्यक्रम को आरंभ हुए काफ़ी समय हो गए हैं, 3 दशक हो चुके हैं। इस अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था के निष्पादन की अगर जो हम समीक्षा करें तो अर्थशास्त्री किसी अर्थव्यवस्था में समृद्धि का मापन सकल घरेलू उत्पादन द्वारा करते हैं। और दोस्तों, जो श्रेणी सारणी दी गई है उसके बाद देखा जाए तो 1991 के बाद से भारत में 2 दशकों में सकल घरेलू उत्पाद में लगातार वृद्धि हुई है। सकल घरेलू उत्पाद 1980 से 91 में 5.6% से बढ़कर 2007 से 12 की अवधि में 8.2% हो गई। आर्थिक सुधारों की अवधि में कृषि की वृद्धि में कमी आई है। औद्योगिक क्षेत्रक में उतार चढ़ाव हुए हैं, वहीं सेवा क्षेत्रक में वृद्धि बढ़ी है। इससे पता चलता है कि सकल घरेलू उत्पादन की वृद्धि मुख्यतः सेवा क्षेत्र में वृद्धि के कारण हुई है। और 2012 से जो 15 की दोस्तों दिया जाए अवधि में, तो इसमें 1991 के बाद से होने वाली वृद्धि दरों में रुकावट आई। 2013-14 में कृषि की वृद्धि दर में बढ़ोतरी आई। वहीं बाद में क्या हुआ कि कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर ऋणात्मक हो गई। सेवा क्षेत्र में ऊंची वृद्धि दर बनी रही, जो 2014-15 के समग्र सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि से भी अधिक थी। और सेवा क्षेत्र में अब तक का उच्च वृद्धि दर 9.8% रिकॉर्ड किया गया है। औद्योगिक क्षेत्र में 2012-13 में तेज गिरावट आई है, उसके बाद के वर्षों में इसमें बढ़ोतरी देखी गई है। दोस्तों, अर्थव्यवस्था के खुलने से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी विनिमय रिजर्व में तेजी से वृद्धि आई है। विदेशी निवेश, जिनमें प्रत्यक्ष और संस्थागत विदेशी निवेश दोनों ही शामिल हैं, 1990-91 में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से उठकर 2017-18 में 30 बिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। और भारत के विनिमय रिजर्व का आकार भी 1990-91 में 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2018-19 में 413 बिलियन डॉलर हो गया है। 2011 में भारत विदेशी विनिमय रिजर्व का 7वां सबसे बड़ा धारक माना जाता है। 1991 के बाद भारत में वाहन, कलपुर्जे, दवा का सामान, इंजीनियरिंग, भारी उद्योग, उत्पाद, सूचना प्रौद्योगिकी, इन सभी पर एक सफल निर्यातक के रूप में विश्व व्यापार में उसकी एक जगह बनी है और उसने अपनी कीमतों पर भी नियंत्रण रखा है। दूसरी ओर जो सुधार कार्यक्रम लागू किए गए हैं, उनके द्वारा अपने देश की मूलभूत समस्याओं का समाधान खोज पाने की विफलता के कारण कड़ी आलोचना भी हुई है। ये समस्याएं विशेषकर सबसे बड़ी चीज़ रोजगार, कृषि, उद्योग, आधारभूत सुविधाओं के विकास और राजकोषीय प्रबंधन से जुड़ी हैं। समृद्धि और रोजगार की बात करें तो यदि सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर में वृद्धि हुई है, फिर भी अनेक विद्वान इस बात पर ध्यान देते हैं कि सुधार प्रेरित समृद्धि ने देश में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं किया है। और आपको रोजगार और समृद्धि के विभिन्न आयामों के अंतर संबंध हम आगे बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों, इसका कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो सुधार कार्यों से कृषि को कोई लाभ नहीं हो पाया है। कृषि की समृद्धि कम होती जा गई है। और आप जानते हैं, जब किसी अर्थव्यवस्था में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का विस्तार होता है तो कृषि क्षेत्र अपने आप घटता जाता है। 1991 के बाद से सुधार की अवधि में कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय, विशेषकर आधारिक संरचना अर्थात सिंचाई, बिजली, सड़क निर्माण, बाजार संपर्क और रिसर्च आदि पर व्यय में काफ़ी कमी आई है।
और हरित क्रांति में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। उर्वरक सहायकी की आंशिक समाप्ति ने भी उत्पादन लागतों को बढ़ाया है। इसका छोटे और सीमांत किसानों पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ा है। साथ ही कृषि आयातों पर आयात शुल्क में कटौती, कम न्यूनतम समर्थन मूल्य और इन पदार्थों के आयात पर परिमाणात्मक प्रतिबंध हटाए जाने के कारण इस क्षेत्र की नीतियों में कई परिवर्तन हुए हैं। इसके कारण भारत के किसानों को विदेशी स्पर्धा का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसका उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दूसरी तरफ दोस्तों, उत्पादन व्यवस्था निर्यातोन्मुखी हो रही है। आंतरिक उपभोग की खाद्यान्न फसलों के निर्यात के लिए नकदी फसलों पर बल दिया जा रहा है, जिससे खाद्यान्नों की कीमतों पर दबाव बढ़ रहा है। दोस्तों, उद्योगों में जो सुधार किए जा रहे हैं, तो औद्योगिक समृद्धि की दर में कुछ शिथिलता यानी कमी आई है। औद्योगिक उत्पादों की ये गिरती हुई मांग के कारण है। मांग में गिरावट के कई कारण हैं, जैसे सस्ते आयात आधारित संरचना में अपर्याप्त निवेश आदि। वैश्वीकरण की व्यवस्था में विकासशील देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं को विकसित देशों की वस्तुओं और पूंजी प्रवाह को प्राप्त करने के लिए खोल देने को बाध्य हैं, और उन्होंने अपने उद्योगों का आयातित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा का खतरा मोल लिया है। सस्ते आयातों ने घरेलू वस्तुओं की मांग को प्रतिस्थापित कर दिया है। निवेश में कटौती के कारण बिजली सहित आधारिक संरचनाओं की पूर्ति अपर्याप्त ही बनी हुई है। इसी कारण प्राय ये समझा जा रहा है कि विदेशियों के माल में बेरोक टोक आवागमन को सहज बनाकर गरीब देशों के स्थानीय उद्योगों और रोजगार की संभावनाओं के लिए वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन पूरी तरह बर्बाद करने वाली परिस्थितियों की रचना कर रहा है। यही नहीं, भारत जैसे गरीब देशों को अभी विकसित देशों में विद्यमान उच्च अप्रशुल्क अवरोधकों के कारण उनके बाजारों में प्रवेश के लिए उपयुक्त अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। भारत में वस्त्र परिधान आदि के व्यापार से सभी कोटा आदि के प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत और चीन से इनके आयातों में अपने कोटा प्रतिबंध नहीं घटाए हैं। विनिवेश का मतलब ये है कि प्रतिवर्ष सरकार सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश के कुछ लक्ष्य निर्धारित करती है। वर्ष 1991-92 में उसने विनिवेश द्वारा 2500 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा था, और सरकार उस लक्ष्य से 3040 करोड़ अधिक जुटा पाने में सफल रही। 2017-18 में लक्ष्य के तो लगभग 1 लाख करोड़ के विनिवेश का था, और उपलब्धि लगभग 1,57 करोड़ की रही। और इस प्रक्रिया में दोस्तों, आलोचकों का कहना है कि सार्वजनिक उपक्रमों की परिसंपत्तियों को औने पौने दामों पर निजी व्यापारियों को बेचा जा रहा है, और इस प्रक्रिया से सरकार को बहुत घाटा उठाना पड़ रहा है। सार्वजनिक संपत्ति की एक मुश्त बिक्री करनी पड़ रही, साथ ही विनिवेश से प्राप्त राशि का उपक्रमों के विकास के लिए प्रयोग नहीं किया जा रहा है, न ही इसे सामाजिक आधारिक संरचनाओं के निर्माण पर ही खर्च किया जा रहा है। ये राशि सरकार के बजट के राजस्व घाटे को कम करने में ही लग गई। और दोस्तों, सरकारी कंपनियों की कार्यकुशलता में सुधार लाने का सबसे अच्छा रास्ता इनकी परिसंपत्तियों को बेचना नहीं है, बल्कि उनके कार्यों में और सुधार लाना है, अच्छे और योग्य लोगों की भर्ती करना है। सुधार और राजकोषीय नीतियां तो आर्थिक सुधारों ने सामाजिक क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यय की वृद्धि पर विशेष रूप से रोक लगा दी है। इस अवधि में कर घटाकर और कर वंचना नियंत्रित कर राजस्व संग्रह बढ़ाने की नीतियों के यथोचित सकारात्मक प्रभाव भी नहीं मिल पाए हैं। यही नहीं, सीमा शुल्क दरों में कटौती तो सुधार कार्यों का आवश्यक अंग है। अतः उन दरों को बढ़ाकर अधिक राजस्व जुटाने का मार्ग बंद हो चुका है, और विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए इन निवेशकों को कई प्रकार के कर प्रोत्साहन दिए गए हैं, जिससे कि इससे भी कर राजस्व को बढ़ा पाने की संभावनाएं छीड़ हुई हैं, और इन सब का विकास और जन कल्याण आदि पर होने वाले व्यय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। निष्कर्ष देखने से पहले आइए जान लेते हैं सिरिसिला त्रासदी। दोस्तों, विद्युत क्षेत्र में सुधार बहुत से भारतीय राज्यों में नहीं हुए हैं। उन्हें अनुदानित दरों पर बिजली की पूर्ति नहीं की जा रही है, बल्कि बिजली की दरों में बढ़ोतरी हो रही है। इसका प्रभाव लघु उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों पर पड़ा है। आंध्र प्रदेश का हथकरघा उद्योग जो है, इन उद्योगों में काम कर रहे बुनकरों की मजदूरी बुने गए कपड़े की मात्रा पर आधारित होती है। बिजली में कटौती का अर्थ ऊंची दरों की मार झेल रहे बुनकरों की मजदूरी में भी कटौती है। इससे बुनकरों की आजीविका संकट में पड़ गई। कुछ वर्षों पहले आंध्र प्रदेश के एक छोटे से कस्बे सिरिसाला में विद्युत खंभों पर काम करने वाले 50 बुनकरों को आत्महत्या करने पर बाध्य होना पड़ा। तो दोस्तों, बिजली की दरें बढ़ानी चाहिए, लेकिन उसके लिए दोस्तों
उसमें तर्क और जो है न्याय का भी सहारा लिया जाना चाहिए। निष्कर्ष तो देखिए दोस्तों, उदारीकरण, निजीकरण और जो वैश्वीकरण नीतियां हैं उनके कारण भारत सहित अनेक जो देश हैं, देखिए उन पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव दोनों पड़ा है। कुछ विद्वानों का कहना है कि वैश्वीकरण को एक सुअवसर की भांति देखा जाना चाहिए, क्योंकि विश्व बाजारों में बेहतर पहुंच और तकनीकी उन्नयन द्वारा विकासशील देशों के बड़े उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण बनने का अवसर मिलता है। दूसरी ओर आलोचकों का मानना है कि वैश्वीकरण तो अमीर देशों द्वारा विकासशील देशों के आंतरिक बाजारों पर कब्जा करने की साजिश है। इनके अनुसार वैश्वीकरण से गरीब देशवासियों का कल्याण नहीं बल्कि उनकी पहचान भी खतरे में पड़ गई है। और ये भी बताया जा रहा है कि बाजार प्रेरित वैश्वीकरण से विभिन्न देश और जन समुदायों के बीच की खाई और भी गहरी हो रही है। दोस्तों, भारतीय परिप्रेक्ष्य में किए गए अनेक अध्ययनों से निकला है निष्कर्ष कि भारत के 1990 का वित्तीय संकट उसकी आंतरिक संरचना में कई भीषण कमियों और विषमताओं का परिणाम था। उस संकट के निदान के लिए बाहरी शक्तियों के परामर्श पर सरकार द्वारा प्रारंभ नीतियों ने उन विषमताओं को और भी गहन बना दिया है। उन्होंने केवल उच्च आय वर्ग की आमदनी और उपभोग के स्तर का उन्नयन किया है और सारी समृद्धि इन इने गिने क्षेत्रों तक सीमित रही है। ये क्षेत्र दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, मनोरंजन, पर्यटन और परिचर्या सेवाएं, भवन निर्माण और व्यापार आदि हैं। कृषि विनिर्माण जैसे आधारभूत क्षेत्र जो देश के करोड़ों लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं, इन सुधारों से लाभान्वित नहीं हो पाए हैं। आइए दोस्तों, इस पूरे अध्याय का जो निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण अध्याय है, इसका पुनरावर्तन या एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशी विनिमय भंडार में कमी, निर्यात में कमी के साथ साथ आयात में वृद्धि और उच्च मुद्रास्फीति की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। उसने वित्तीय संकट के निदान के लिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सहायता मांगने पर उसके दबाव के कारण भारत सरकार को 1991 में अपनी नीतियों में बदलाव करना पड़ा। आंतरिक दृष्टि से उद्योग और वित्तीय क्षेत्रकों में व्यापक और दूरगामी सुधार आरंभ किए गए और बाह्य दृष्टि से प्रमुख सुधार विदेशी विनिमय नियंत्रण में कमी और आयात उदारीकरण रहे। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए उसकी भूमिका को सीमित करने और इसमें निजी उद्यमियों को प्रवेश के अवसर प्रदान करने पर सहमति बनी। इस कार्य के लिए उदारीकरण और विनिवेश की नीतियां अपनाई गईं। वैश्वीकरण तो उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों का प्रत्यक्ष प्रभाव है। इसका अर्थ आंतरिक अर्थव्यवस्था को शेष विश्व से और बेहतर जोड़ना है। बाह्य प्रापण यानी आउटसोर्सिंग दोस्तों औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में एक प्रमुख गतिविधि के रूप में उभर रही है। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय ऐसे नियम आधारित विश्व व्यवस्था की संरचना करना है जिसमें विश्व भर के संसाधनों का इष्टतम प्रयोग हो। सुधार काल में कृषि और उद्योगों की समृद्धि दर में कुछ गिरावट आई है और सेवाओं में उछाल आया है। सुधारों से कृषि को लाभ नहीं पहुंचा है। इस क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश में निश्चय ही कमी आई है और औद्योगिक क्षेत्र में भी निवेश में कमी और सस्ते आयातों की बहुतायत के कारण शिथिलता ही आई है। तो दोस्तों, एनसीईआरटी श्रृंखला में हमने पढ़ा 11वीं कक्षा के अर्थशास्त्र, जिसका टाइटल है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। इसका अध्याय 3 हमने पढ़ा, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, एक समीक्षा। इसमें हमने विस्तार से उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का विश्व और भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जाना। उद्योग, आर्थिक गतिविधियाँ, कृषि आदि पर इनके क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसके बारे में आप आसानी से इस अध्याय को पढ़कर समझ सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।